नमस्कार। रसायन जगत में हमें ज्ञात है कि 118 तत्व पाए जाते हैं। ये 118 तत्व आपस में संयोजित होकर विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक अनेक प्रकार के होते हैं। इन्हीं यौगिकों के बनने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसके द्वारा ही ये संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये नियम कहलाते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, जो कि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम। दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम। पांचवा नियम है गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। पहले जो 4 नियम हैं वो द्रव्यों एवं ठोसों पर लागू होते हैं और पांचवा जो नियम है वो गैसों के लिए दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य अविनाशिता के नियम का अध्ययन करते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, द्रव्य अविनाशिता अर्थात किसी द्रव्य या पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कपूर है, उसको हमने जला दिया तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? कपूर नष्ट हो गया? जी नहीं, कपूर क्या हुआ? जलकर धुवाष्प के रूप में वातावरण में मिल गया है। उसी प्रकार हमारी गाड़ी में डला हुआ ईंधन पेट्रोल जब हम वाहन चलाते हैं तो वो धुएं के रूप में या गैस के रूप में वातावरण में मिल जाता है, तो केवल उसका रूप परिवर्तित होता है, वो नष्ट नहीं होता है। यही ये नियम व्याख्या करता है। अब इसके दूसरे वर्ड पे जाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण में ये बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, अर्थात अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा समान होगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे किसी अभिक्रिया में ए बी अभिकारक हो तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप सी डी उत्पाद बनते हो और अभिकारक ए का द्रव्यमान डब्ल्यू ए, अभिकारक बी का द्रव्यमान डब्ल्यू बी, उत्पाद सी का द्रव्यमान डब्ल्यू सी तथा डी का द्रव्यमान डब्ल्यू डी हो, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार WA प्लस WB इज इक्वल टू WC प्लस WD होगा। इस प्रकार ये नियम सभी अभिक्रियाओं में लागू होता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान अपरिवर्तित है, केवल रूप परिवर्तित होता है। दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे जल को हम विभिन्न स्रोत, कुआं, तालाब, झील, वर्षा, समुद्र आदि से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु सभी जगह से प्राप्त जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका रेशियो 2:16 या 1:8 होता है। इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। उसी प्रकार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम किसी भी विधि से प्राप्त करें, सूत्र हमेशा CO2 होगा, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 या 3:8 होगा। इसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार हर यौगिकों में ये नियम लागू होता है, इसलिए इसे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व आपस में संयोग करके, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये यौगिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके H2O या H2O2 दोनों बनाते हैं। सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों ऑक्साइड बनाते हैं। उसी प्रकार कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों बनाता है। तब एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का अनुपात समान है, उसका द्रव्यमान दोनों यौगिकों में समान है, और ऑक्सीजन का अनुपात अलग अलग है। उसी प्रकार सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों में सल्फर का द्रव्यमान समान है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड में भी और कार्बन डाइऑक्साइड में भी दोनों में कार्बन का अनुपात समान है और ऑक्सीजन का अनुपात भिन्न भिन्न है। नाइट्रोजन और के ऑक्साइड की बात करें तो सभी ऑक्साइड में देखिए नाइट्रोजन का अनुपात समान है जबकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। देखिए आगे देखिए, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। परस्पर सरल अनुपात में होते हैं कहने का मतलब देखिए, अगर हम अनुपात निकालते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक में तो देखिए H2O में हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, एक का हाइड्रोजन का एक होता है द्रव्यमान तो दो हाइड्रोजन का दो होगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान तो 2:16। H2O2 में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात अगर हम देखें क्या बोला गया है, परस्पर सरल अनुपात में होता है। ऑक्सीजन का अनुपात देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32 तो सरल अनुपात हुआ। उसी प्रकार तीनों ऑक्साइड्स में देखिए सल्फर 32 ऑक्सीजन 16 के अनुपात में है। SO2 में सल्फर 32 ऑक्सीजन 32, SO3 में सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16 तिया 48। तो देखिए ऑक्सीजन का 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 तो कितने हुए, सरल अनुपात हुआ ये। उसी प्रकार CO2 में और CO में देखिए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का 16। CO2 में कार्बन एक है 16 और ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32। यहाँ पे भी देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32 सरल अनुपात हुआ। नाइट्रोजन के पांचवें ऑक्साइड में देखिए N2O में नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 14 तो 2 का कितना हो जाएगा 28, ऑक्सीजन एक है तो 16। N2O में 28 अनुपात 16, N2O2 में 28 अनुपात 16 दूनी 32, N2O3 में 28 अनुपात 16 तिया 48, N2O4 में 28 नाइट्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का 16 चौक 64। उसी प्रकार N2O5 में नाइट्रोजन 28 और ऑक्सीजन 16 पंचे 80। तो अगर हम ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80। तो परिभाषा क्या कह रहा है यहाँ पे, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तब एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए सरल अनुपात में है परस्पर, तो ये नियम इस प्रकार से उन यौगिकों में लागू होगा जो दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं।